देखिए, ऐसा है कि हिंदू राष्ट्र जो है वो बुनियादी तौर पे खुद हिंदुओं को काबिल कबूल नहीं, दरसे बंद कर देंगे, लेकिन आप लोगों के घरों में के दरवाजे तो बंद नहीं कर देंगे। हम अपने बच्चों को दीन की तालीम अपने घरों पे दिलाएंगे। कौन, अगर कर्नाटका में हो सकता है, अगर हिमाचल में हो सकता है, तो वहां पर भी हो सकता है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। मुल्क के हालात पर बात करूंगा और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर, इसके साथ ही मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब। आप सब इनके कॉलम भी पढ़ते हैं, इनकी खबरें भी पढ़ते हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं हिंदुस्तान पर, हिंदुस्तान के मिजाज पर, और इसीलिए आपकी नुमाइंदगी अक्सर और बेशतर प्रोग्रामों में होती है। हम बात करेंगे सर, कर्नाटक में अभी चुनाव हुआ और वहाँ जिस किस्म की पॉलिटिकल सरगर्मियाँ थी सब आप वाकिफ़ हैं। कांग्रेस की एक भारी जीत हुई है, इसको लेकर के लोगों में बड़ा जोश आ गया कि शायद कोई तब्दीली है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि तब्दीली तो बहरहाल अच्छी चीज़ है, और ये कि जो कुछ कर्नाटका में हुआ है वो इस मुल्क के सियासी मंजरनामे पे एक खुशाइंद चीज़ है जिसका कि सबको वो करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि वज़ीर आज़म ने भी उसका इस्तकबाल किया और मुबारकबाद दी। एक ये अपनी जगह पे अहम बात है। दूसरी बात ये है कि एक बात जो बरसरे इख्तदार पार्टी को समझना चाहिए, यानी जो मरकज़ में है, कि कर्नाटका ने एक मैसेज दिया है कि तंग नजरी, तासुब और हिंदुत्व, वो हिंदुत्व जो के नहीं, वो हिंदुत्व जो के नफरत पर मबनी है, वो चलने वाला नहीं। हिजाब हो, हलाल हो जी, इस तरह की चीजें, मुस्लिम रिजर्वेशन हो, मुस्लिम रिजर्वेशन पे तो ये सारी चीजें। एक बात और भी है इसमें, वो ये कि पहली दफे ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने एक सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता इख्तियार नहीं किया। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि हम जब बरसरे इख्तियार आएंगे तो रिजर्वेशन को वापस करेंगे। ये बड़ी बात है, वरना कांग्रेस खुल करके एक तरीके से वो उन्होंने भी ये कहा। तो एक बात जो है, ये हमें इसको समझना चाहिए, इसका खैर मकदम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इससे बरसरे इख्तियार पार्टी यानी बीजेपी जो है उसको भी सबक लेना चाहिए। नहीं, ये तो बिल्कुल सही है कि ये कहा कि बजरंग दल पर भी हम बैन लगाएंगे पीएफआई के साथ साथ। क्या लग रहा है कि क्या ऐसा हो पाएगा वहाँ पे, जो मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला हो या हिजाब का मामला हो, क्या आप कर्नाटक में एक अच्छी सरकार आप देख सकते हैं? नहीं, अगर मुस्तकबिल अपना बेहतर बनाना है तो माजी की तरह से उन्हें हिचकिचाहट का और एक तरह से तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं रहना है, बल्कि वादे तौर पे जो वादे किए हैं वो वादे पूरे करने हैं। जो 5 वादे उन्होंने बुनियादी सबसे किए थे, सबके लिए किए थे, उसको उन्होंने कहा कि हम पहली कैबिनेट में पूरा कर देंगे। और जाहिर बात है कि पहली कैबिनेट अब तक हो चुकी होगी या नहीं होने वाली होगी बहरहाल। तो मैं समझता हूँ कि जो रिजर्वेशन का मसला है, हिजाब का मसला है, हलाल का मसला है, इन सारी चीज़ों को भी कांग्रेस सही तौर पर लेगी, अगर उसे आगे अपनी साख को बनाना है और बरकरार रखना। वहाँ एक शोषा छोड़ दिया गया था, आपके उप मुख्यमंत्री जो है वो मुसलमान बनाया जाए, 5 कैबिनेट, मतलब ये क्या है? ये देखिए, एक बात सुनिए, ख्वाहिश करने का सबको इख्तियार है। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है कि आप इख्तियार, आप क्या में ख्वाहिश का इजहार करें। और जाहिर बात है कि जो लोग ये कहते हैं कि नायब वज़ीर आला मुसलमान भी होना चाहिए, मैं समझता हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त जो मसला है वो मुसलमान नायब वज़ीर आला या 5 वज़रा का नहीं है, बल्कि बुनियादी तौर पे मसला ये है कि उनके मसाइल जो पिछले सालों में पैदा किए गए हैं उनका किस तरह से निपटारा होता है ये देखने। अच्छा, एक चीज़ और, अभी कर्नाटक में जीत हुई, हिमाचल में उससे पहले जीत हुई, लेकिन अगर हम 2018 देखें तो 2018 में कांग्रेस मध्य प्रदेश भी जीत गई थी, कांग्रेस राजस्थान भी जीत गई थी, कांग्रेस छत्तीसगढ़ भी जीत गई थी,
लेकिन जब 19 आया तो उसमें फिर बीजेपी। तो इस नज़रिए से क्या इस जीत में बिल्कुल से डूब जाए कि कुछ नया हिकमत अमली इनको तैयार करनी चाहिए 24 के लिए? देखिए, ऐसी बात आपको और मुझे बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए और न फिक्रमंद होना चाहिए। याद रखिए, मनमोहन सिंह की सरकार भी 10 साल चली, हाँ। ऐसी कोई बात नहीं। और बीजेपी ने, जबकि बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत में उससे पहले बरसरे इख्तदार रह चुकी, लेकिन ये सरकार कुछ अलग से नहीं लग रही थी आपको 2014 से? देखिए बात सुनिए, ये सरकार जो है, इस सरकार ने तमाम चीजें जो थी वो एक तरह से खोल के रख दी, लेकिन सवाल ये है कि जो बुनियादी मसाइल हैं लोगों के, वो अपनी जगह बाकी हैं। बेरोजगारी हो, भुखमरी हो, जी, इन चीजों का सवाल जवाब आप कहाँ से देंगे? आपने जो वादे किए थे उन्हें जुमला कह के आप बात नहीं टाल सकते। अब 10 साल तक लोगों ने देखा, अब सवाल ये है अभी 1 साल बाकी है, इस 1 साल में ये सरकार किस तरह पेश आती है, किस तरह के इक़दाम करती है, इसके ऊपर नहीं। अभी भी हिंदुत्व की बात अभी कर्नाटक में हार हुई, लेकिन आसाम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम जो है 600 मदरसे बंद कर चुके हैं, 300 और बंद कर देंगे, ओवैसी को जो करना हो कर ले। मतलब ये क्या है? ये देखिए, ओवैसी जो है बुनियादी तौर पे ओवैसी का सहारा लेके आप क्या मैं लोगों को वरगला नहीं सकते बहुत दिन तक, क्योंकि बहरहाल हमने देखा है कि जो उड़ीसा के या में आसाम के वजीर आला हैं, ये बुनियादी तौर पर पुराने कांग्रेसी। तो ये लोग जो कांग्रेस से इधर आए हैं, ये क्या मैं जिसे कहते हैं मोर लॉयल देन द किंग वाला अपना एक रवैया पेश कर रहे हैं। लेकिन ये इन्हें समझना चाहिए कि आप मदरसे बंद कर देंगे, लेकिन आप लोगों के घरों में के दरवाजे तो बंद नहीं कर देंगे। हम अपने बच्चों को दीन की तालीम अपने घरों पे दिलाएंगे, कौन सी परेशानी की बात ये है जी। और सवाल ये है कि जो मदरसे बंद किस बुनियाद पे होंगे, ये भी सवाल है जी। ये सवाल है बुनियादी तौर पे, जिससे हमें सोचना चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को जदीद तालीम से भी क्या में आरास्ता होना चाहिए, तो इसके हम भी हामी हैं। बिल्कुल, इसके लिए सरकार टीचर रखे गए तो लोगों ने एक्सेप्ट किया था। नहीं, इसके लिए आप कोशिश कीजिए। आसाम के वजीर आला से मुझे ये कहना है कि वो मदरसे बंद करने के बजाय ये हल नहीं है, बल्कि बुनियादी तौर पे वो नहीं, उनमें आप वहां से फारिग होने वाले बच्चों को NIUS में रजिस्टर कराइए जी। जमीयतुल उलमा ने एक बहुत बड़ी तहरीक चला रखी है और उसका बड़ा फायदा हो रहा है, तो आप वो क्यों नहीं करते हैं NIUS, ताकि दीन और दुनिया दोनों की तालीम जो है उससे हमारे बच्चे बहरमंद हो सके। चीजें कह रहे हैं और है इनके पास, एक तो ये कि हिंदू राष्ट्र का बार बार जिक्र, आप देखिए अभी बिहार में जब वो गए बागेश्वर धाम जो है, वो धीरेन्द्र शास्त्री कैसा वायला मचा, ऐसा हिंदू राष्ट्र। अच्छा, दूसरी चीज यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात करते हैं। मतलब ये तमाम चीजें अभी ये कह रहे हैं कि हम लेकर के, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, ऐसा है कि हिंदू राष्ट्र जो है वो बुनियादी तौर पे खुद हिंदुओं को काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के अंदर भी आपके खिलाफ हो सकता है कि सबको एक जगह नजर आते हों, लेकिन जब आप बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र की, तो आपको ये तय करना पड़ता है कि आप कौन सा चलाएंगे, कहाँ चलाएंगे, किस तरह से करेंगे। क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो है कसरत में वहदत जो है वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान की वजह से नहीं है, खुद हिंदुओं में भी इतनी कसरत का वहदत का एक वो है मंजरनामा कि जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी बात जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी मसला ये है कि आप कौन सा क्या बनाएंगे। कोई चीज़ आपने पेश की है सामने, आपने कोई चीज़ पेश नहीं की है। सवाल ये है कि क्या आप जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी एक मजहब का लागू कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा। खुद हिंदुओं के अंदर भी अगर 7 के बजाय 6 फेरे हों तो शादी नहीं होती है जी। बिल्कुल, तो किस तरह आप करेंगे जी। सवाल ये है कि आपको इन चीजों का, मतलब ये तमाम चीजें हवा में है। नहीं, वो ऐसा है, आप भड़कना बंद कर दीजिए। एक आपकी चिड़ बना दी गई है, कुछ चीजें हैं, 4 शादी है, 6 यूनिफॉर्म सिविल कोड है,
वो जो आसाम का वजीर आला है वो 4 शादियों के बारे में भी कहता है, उससे कहिए कि जरा सा सर्वे कराए और ये बताए कि कितने आसाम के मुसलमानों की दूसरी बीवियां है। जी, ये एक सवाल है, ये सवाल कायम करने वाले हैं। सही है। मुझे खुशी है कि आबादी के मसले को लेकर क्या भाई याकूब कुरैशी साहब ने, जो साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने बुनियादी तौर पे एक बेहतर किताब लिखी है, तहकीक के साथ लिखी है। तो हमें इल्मी काम करना चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए। आप ये बताइए कि क्या मैं कर्नाटका में जो कुछ हुआ है वो तमाम चीज़ों के बावजूद हुआ है जी। बुनियादी तौर पे हमें कोई परेशानी नहीं है, न श्री राम से है न बजरंग बली से है। हम आपको बता, बिल्कुल सही, हम एहतराम करते हैं उनकी मजहबी अलामतों के तौर पर जी, वो उनकी पूजा करते हैं, हम उसका खैर मकदम करते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमने ये देख लिया कि क्या मैं कर्नाटका में न श्री राम काम आए और न बजरंग बली काम आए। तो बुनियादी तौर पे हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मतलब ये कहने का है कि 2024 जो है वो बुनियादी मसाइल जो हैं उस पर चुनाव जो है। देखिए, ऐसा है कि मैं कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं हूं जो कि कोई भविष्यवाणी कर दूंगा, कोई पेशगोई कर दूंगा, लेकिन नजर तो आपकी नहीं। लेकिन जो बुनियादी तौर पे मसला है वो ये है कि ये अब भी जीते हैं तो इसलिए जीते हैं कि अपोजिशन पार्टियों का वोट बिखरा है, बटा है आपस में। अब क्या ये इसके लिए तैयार है कि ना बटे? नहीं, तो इसके लिए आपको कुछ दिख रहा है कि ये लोग एक आएंगे? नहीं, कुछ कोशिशें हो रही हैं। शरद पवार कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं आज बुलाया भी गया था, क्या मैं लेकिन कई लोगों को बुलाया भी नहीं, हलफ बर्दारी की तकरीब में नहीं। मतलब ये है कि ये जो पक्षपात है बड़ा दिल करना पड़ेगा आपको, हमें ये ख्याल करना चाहिए और इस सिलसिले में कोई वो नहीं करनी चाहिए। एक चीज़ और, हमारी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ख़ास तौर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अभी 3 जून को इंदौर में उसका जो प्रेसिडेंट है उसका चुनाव भी होना है। तो या और दूसरी तंजीमें, क्या लग रहा है कि इनका क्या रोल है इस पूरे उसमें? कहीं होगा, नहीं होगा, या क्या है इनका कुछ? नहीं, देखिए ऐसा है, इनको अपने अपने दायरों में काम करना चाहिए, क्योंकि इनका कोई असर नहीं होने वाला है। क्रेडिबिलिटी की बात नहीं, क्रेडिबिलिटी जिस मैदान में है वो है, उसमें करें। बुनियादी तौर पे सियासत के अंदर देखिए, याद रखिए, सियासत जो है लोगों को जोड़ती नहीं है, बांटती है। नहीं, इलेक्शन के वक्त बड़े बड़े जल से जुलूस होने लगते हैं। नहीं, जल से जुलूस जो है वो नहीं होने चाहिए, उसका नुकसान हुआ है। हमें बड़े ऐलानात होने लगते हैं, कैंप चलने लगते हैं। नहीं, बड़े ऐलानात से बचना चाहिए, बड़े कैंपों से बचना चाहिए और अपने आप को जैसे कहना चाहिए लो की में रखना चाहिए। क्योंकि वजह यह है कि पोलराइजेशन किसी तरह न होने पाए। कहीं से फीड होता है कि ऐसा करो। नहीं, अब जो भी वल्लाह आलम इस सवाब में, ये तो किसी की नीयत पे शक नहीं करता। और मैं बिल्कुल इस तरह की बात का मैं कायल नहीं हूँ, क्योंकि हर आदमी के अंदर एक जोश और जज्बा होता है, उसके तहत वो काम करता है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन ये कि मैं ये सिर्फ एक बात ही कहूँगा कि चीज़ों में परहेज करना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आखिरी सवाल, क्योंकि इलेक्शन के दौरान भी काफ़ी एक्टिविटी, क्या लग रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस वक्त कितना कुछ उसमें दम दरूद कुछ बचा है, या क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपनी एक दो हैसियतें हैं। एक तो ये कि वो मुत्तहिदा तौर पे मुसलमानों का एक इज्तिमाइयत का अलमदार है और अलमबरदार है, और उसकी हमें कद्र करनी चाहिए और उसको एक तरह से। दूसरे ये है कि उसने पर्सनल लॉ के हवाले से बहुत कीमती काम किया है। कितना माना गया, कितना नहीं माना गया, ये दूसरी बात है, लेकिन वो अपनी बात कहते रहे हैं और आगे बढ़ाते लड़ते रहे। तो हमें उनकी, और आइंदा भी मैं समझता हूँ कि अगर वो अपने दायरे में रहेंगे तो बेहतर काम करेंगे। दायरे में रहेंगे तो बेहतर काम करेंगे। अच्छा, अगर खैर ये इंडिविजुअल हो जाएगा, मैं वो नहीं चाहूँगा। बस आखिरी सवाल, 24 को लेकर के क्या आपको लग रहा है, क्या तस्वीर दिखे? क्या वाकई बदलाव हो सकता है, नहीं हो सकता है? नहीं, क्या जो आपने कहा, बदलाव क्यों नहीं हो सकता? सवाल ये कि बदलाव जो है अगर कर्नाटका में हो सकता है, अगर हिमाचल में हो सकता है,
तो वहां पर भी हो सकता है, उसमें कौन सी बात नहीं है। अभी तो 5 ऐसे रियासतों के इलेक्शन बाकी हैं जो फौरी तौर पे होने वाले हैं। उसके बाद क्या 24 में भी इलेक्शन है रियासतों के, हो सकता है कि वो मरकज के इलेक्शन के साथ ही हो जाए। तो बहरहाल ये थे प्रोफेसर अख्तरुल वासिद साहब। और आखिर में जो मैंने सवाल किया, जो सबसे करता हूँ कि 24 में क्या बदलाव हो सकता है, तो आपने जवाब सुना कि क्यों नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए जाहिर है कि हिकमत अमली तो तैयार करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।